अब रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर एक नजर, जहां पर विधानसभा वाल्मीकि नगर में किस तरह से आम जनता लगातार बता रही है कि आखिरकार उसे बदलाव चाहिए या नहीं। वही विकास ही विकास हुआ है, जो दूर दराज से आते हैं लोग देखने के बाद धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू की करते हैं सराहना। वहीं पर बिहार के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह ने कहा कि हमने 10 वर्षों में बहुत ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर सकता। अपने कार्यों का बखान बताया है और वहीं पर बताया कि इस बार जीतेगी एनडीए। वहीं पर जमीनी हकीकत क्या है आपको आइए दिखाते हुए देश की इन बड़ी खबरों में एक नजर, जहां पर मोहम्मद एहतशाम जाफर ने उनसे की है खास बातचीत। इस मौजूद है वाल्मीकि नगर क्षेत्र के अंतर्गत भैया धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू भैया। अब बता दूं ये 2 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं कि कार्यों से हम लोग जनता के भी हम लोग राय जाना है। जनता भी कह रही है कि रिंकू भैया की इस बार एक बार और चांस दिया जाएगा तीसरा राउंड में, चूँकि कुछ काम है रिंकू भैया कर सकते हैं, बाकी किसी और अन्य का हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसी क्रम में हमारे ये हरनाटा जो रोड है उसके चौड़ीकरण के लोग भी मांग कर रहे हैं। देखिए, हरनाटा रोड का चौड़ीकरण का मांग जो कर रहा था लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनके मांग करने के पूर्व ही, क्योंकि इसकी बीज मैंने ही डाली थी। हरनाटा में जब मैं बैठता था तो मैं कहता था कि मैं इस रोड का चौड़ीकरण कराऊंगा, नहीं तो पहले किसी के जेहन में भी नहीं था कि इस रोड का चौड़ीकरण भी हो सकता है। तो मैंने 2 प्रोजेक्ट बना के दिया था, एक बगहा सिमरा, तो उसका टेंडर हो गया, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से रामपुर से हरनाटाण का जो हमारा चौड़ीकरण का टेंडर है वो नहीं हो पाया। लेकिन चुनाव बीतने के साथ मुझे लगता है मुश्किल से, चूँकि उसका डीपीआर बन के तैयार हो गया, प्रशासनिक स्वीकृति उसकी मिल चुकी है, सिर्फ और सिर्फ टेंडर प्रक्रिया में उसको जाना है। तो मुझे लगता है कि अच्छा चुनाव मेरा जैसे खत्म होगा उसका टेंडर आ जाएगा और इसका भी कार्य मुश्किल से 2 से 3 महीने के अंतर्गत इसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। लोग ये भी बोलना है कि जो 10,000 रुपया जो मिला है महिलाओं को खाते में और 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त सरकार दे रही है, क्या चुनाव के बाद भी प्रक्रिया जारी रहेगी कि चुनाव के लॉलीपॉप दिखाएगा? देखिए, अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो विरोधी है ना, उनके पास ना कोई मुद्दा है ना बोलने के लिए कुछ वैसा शब्द है, तो बोलेगा क्या? यही सब ना बोलेगा कि भाई ऐसे होता है वैसे होता है। एक बात बताइए, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पोशाक योजना शुरू किया था उस दिन कोई कहता था कि आगे तक चलेगा? सब ने कहा कि बस ये चुनावी लॉलीपॉप है, ये बंद हो जाएगा। कोरोना काल में जब राशन फ्री मिल रहा था तो लोग तब उस समय भी विपक्ष ने कहा था कि भाई ये लॉलीपॉप है, ये बंद हो जाएगा। पोशाक योजना चली उस समय भी, जो क्षेत्र में थे, जब घूमने के क्रम में क्षेत्र में विपक्षी लोग कहते थे ये लॉलीपॉप है, ये बंद हो जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई लॉलीपॉप नहीं है, हमारे सरकार द्वारा लागू एक योजना है। ये सरकार द्वारा चुनावी लोक लुभावना वादा नहीं है। वादा रहता है कि मैं ये करूँगा तो माना जाता है सरकार करेगी या नहीं करेगी। सरकार ने उस पर पहल किया, बजट पास किया, सेंसन किया और मंत्रालय द्वारा वो सेंसन हुआ। उसके बाद इसको अमली जामा पहनाकर धरातल पर उतारने का काम किया गया। तो विपक्ष का ये बात कि भाई ये चुनाव के बाद रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी किया जो कि चुनाव के पहले शुरू हुआ था, कुछ चुनाव के बहुत पहले शुरू हुआ था, कुछ एमपी चुनाव के समय शुरू हुआ था। मुझे नहीं लगता कि कोई योजनाएं बंद हुई हैं। तो फिर ये योजना कहाँ से बंद होगी? जब साइकिल योजना चला था तो उस समय लोगों ने कहा था कि भाई, जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने कहा था कि भाई साइकिल योजना बंद हो जाएगा, लेकिन कहाँ बंद हुआ? मुझे लगता है कि उस समय जिन लड़कियों को ये साइकिल दिया गया था, आज वो साइकिल उनकी बेटियों को भी दिया जा रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता ये सिर्फ विपक्ष का एक बेतुका बयान और बेतुका हंगामा है। रोजगार पर सर क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार की आप बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना है स्वरोजगार। महिलाओं के द्वारा स्वरोजगार दिया जा रहा है। स्वयं उस रोजगार को वो सृजित करेंगी, उस रोजगार को करेंगी और अपने साथ साथ अपने बेटे और अपने पति को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगी। तो यहाँ रोजगार का तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में बिहार में रोजगार की तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि जीविका दीदी के माध्यम से रोजगार ही रोजगार का सृजन किया जा रहा है। पहले फर्स्ट चुनाव लड़े थे तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, क्या मतलब हुआ कि आप फिर से गठबंधन? देखिए, गठबंधन में वैसा कोई, मुझे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी का जो कार्य है ना, उन्होंने जो बिहार को एक नई दिशा और दशा दी। जो आज से 20 साल पहले, 2005 के पहले जो बिहार था, उस बिहार को हम लोगों ने देखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बिहार को एक दिशा और दशा दिया गया और जो
भारतवर्ष ही नहीं विश्व के मंच पटल पे जो लाने का काम किया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर मैंने जनता दल यू की सदस्यता ली और 2020 का चुनाव मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और स्नेह से जनता दल यू से लड़ा। आगे रणनीति क्या है, जीतने के बाद क्या मतलब आगे आप लोग मतलब? देखिए, जीतने के बाद क्या रणनीति है, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों की समस्याओं को देख रहा हूँ। देखिए, मेरा विधानसभा ऐसा है कि हर 4 पंचायत के बाद समस्याएं चेंज होते जाती हैं, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो है, मतलब मैंने कहा था कि वो अब समस्या की श्रेणी में नहीं रहा है, वो समाधान की श्रेणी में आ गया है। वो मतलब समझिए कि धरातल पे आ गया है। मेरा रामपुर से हरनाटांड़ के रोड का चौड़ीकरण, तो मुझे अगर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी कि पहले उस रोड का चौड़ीकरण कराया जाए। उसके बाद मेरा चूँकि विधानसभा है, ये कटाव रहित विधानसभा है, बहुत ऐसा गांव है जो कि पहाड़ी नदियों से आने वाले पानी से ग्रसित रहता है, तो उन जितनी भी वैसे गांव हैं उस पर पक्कीकरण बांध का निर्माण कराकर पहाड़ी नदियों से आने वाले बाढ़ से निजात दिलाने का प्रयास। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे अगले आने वाले टर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम प्राथमिकता पे रहेंगी। अब जानते हैं कि इस तेजस्वी का बयान है कि मैंने 2 लाख प्लस युवाओं को नौकरी दी, इस पर क्या कहना? भैया, तेजस्वी जी कब नौकरी दिए थे हमको तो अंदर में नहीं, हमको तो याद ही नहीं है तेजस्वी जी कब। आज वो चिल्ला रहा है 2 लाख। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप उस समय की सरकार में मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार जी थे। अगुआ कौन था? नीतीश कुमार जी थे। ये तो जो मुख्यमंत्री जो गाड़ी चला रहे थे उस पर बैठने वाले एक पैसेंजर थे, ये एक सिर्फ पैसेंजर थे। और जब ये पैसेंजर बन के हमारी गाड़ियों में आए, गाड़ी में आने के साथ समझिए कि जो एक हमारी लग्जरी गाड़ी थी, हमारी वीआईपी जो गाड़ी थी, उसके सीटों को इन्होंने फाड़ना शुरू कर दिया। समझिए कि बिहार को इन्होंने नोचना शुरू कर दिया, बिहार पे इन्होंने धनुगाही शुरू कर दी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे अलग हो गए। तो जो अगुआ रहता है ना, रोजगार का सृजन वही करता है, ना कि पीछे सीट पे बैठे हुए लोग। क्या लगता है आपको, सरकार रहेगी कि सरकार मतलब रहेगी? क्या बात कर रहे हैं, सरकार पूर्ण बहुमत के साथ रहेगी और 100% रहेगी, क्योंकि पूरे बिहार के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पे पूर्ण भरोसा हो, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। मुख्यमंत्री जी के विजन और मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए हुए विकास की गति पे उनको पूर्ण भरोसा है, इसीलिए वो पुनः मुख्यमंत्री जी को सिर्फ 25 से 30 ही नहीं, 30 से 35 पे भी काबिज करने का सपना देखते हैं। जितने के बाद आप युवाओं के बारे में क्या सोचें इस वक्त? देखिए, हमने बोला ना कि युवाओं के बीच स्वरोजगार का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी एक कार्य चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी हम देखेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में किस तरह से युवाओं को अच्छे नौकरियों में जोड़ा जाए, किस तरह से उनको आगे बढ़ने का कार्य किया जाएगा, देखा जाएगा। उस समय एक हम लोग अपना युवाओं के साथ बैठेंगे। पूरे जो हमारे विधानसभा चुनाव बीतने के बाद जब मैं चुनाव में विजयी होता हूँ तो अपने जितने भी क्षेत्र के युवा हैं उनको बैठाऊँगा, एक युवा संवाद का कार्यक्रम करूँगा और उनके द्वारा दिए हुए जो मेरे पास सजेशन आएंगे, जो योजनाएँ आएंगी, मेरा प्राथमिकता होगा कि उन योजनाओं को अमली जामा पहनाकर उनके द्वारा दिए गए जो सपने हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। एक चीज़ और मेरा सवाल है सर, आप जानते हैं कि उत्तराखंड चाहे यूपी हो, अदर इति में जाइए, वहाँ पर बिहार के लोग जाते हैं तो बिहारों को हिंदी बोलने के लिए लेकर प्रताड़ित किया जाता है और बिहारी लोग को भगाया जाता है रोजगार को लेकर, क्या आप कहेंगे? देखिए भाई, एक ही चीज़ आप घुमा के 4 बार पूछ रहे हैं। अभी आपने पूछा रोजगार, बिहार बाहर जो बाहर, अरे तो नहीं वही बोले, अभी आपने पूछा रोजगार तो हमने आपको रोजगार के बारे में बताया। मुझे नहीं लगता है कि कहीं बिहार में ऐसे, बाहर में ऐसी घटनाएं होती हैं कि हिंदी के लिए बोला जाए। महाराष्ट्र में सर हो रहा है। नहीं, महाराष्ट्र में तो छिटपुट ऐसी सरकार वहाँ भी है। नहीं, महाराष्ट्र में सरकार से कुछ नहीं होता है भाई। महाराष्ट्र में छिटपुट घटनाएं चलती रहती है कहीं भी। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि ये देखना कि दोषियों को सज़ा मिलता है या नहीं मिलता है।